तारीख आज 20 अक्टूबर है और दुनिया भर में आज 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जा रहा है। इससे आगाही के हवाले से दिन मनाया जा रहा है। एक चीज़ जो जब भी हर साल ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से बात करते हैं, आप एड्स भी देखते हैं, तो परसेप्शन यही जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार ज़्यादा जो हैं वो ख़वातीन होती हैं, जिसमें बोन्स वीक हो जाती हैं। लेकिन इसमें 20% मर्द हजरात भी हैं और इसमें बच्चे भी आते हैं। तो आज का जो दिन वो स्पेशली डेडिकेट कर रहे हैं, जो थीम है बोन डेडिकेट। आई एम ग्लैड कि शी स्पोक अबाउट इट, बिकॉज हम नॉर्मली ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं कि जी ये तबका इसका शिकार है, बाकियों को भूल जाते हैं। लेकिन आई एम ग्लैड मदिया कि यू डू दैट। भले वो ब्रेस्ट कैंसर से मुताल्लिक हो, भले ऑस्टियोपोरोसिस से मुताल्लिक हो, डोमेस्टिक वायलेंस से मुताल्लिक हो, सब तबका, जेंडर स्पेसिफिक कोई बीमारी या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। तो चलें जी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर परवेज़ अंजुम साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये जो बीमारी है, जिस तरह से मदिया ने तज़किरा किया, ये वाक़तन किसी एक जेंडर तक महदूद नहीं है। बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, मर्द सब इसका शिकार हो सकते हैं। अलामात बेसिक क्या हैं इसकी? एग्जैक्टली आपने सही कहा कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है, इसको उर्दू में अमूमन हड्डियों का भुरभुरापन कहते हैं। जो खलिए होते हैं हड्डी के, हमारे सेल्स होते हैं, वो वीक हो जाते हैं, जिससे लकड़ी को दिमक नहीं लग जाती। वो इनिशियल स्टेज ये होता है, और ये एक एजिंग प्रोसेस है। इस बात को जहन में रखना चाहिए कि दिस इज़ एन एजिंग प्रोसेस। और जैसा आपने अभी कहा कि 80% औरतों में होता है, 20% का शिकार मर्द हज़रात भी होते हैं। बच्चों में जो कैल्शियम विटामिन डी की कमी होती है, उसको हम रिकेट्स कहते हैं। उसमें आप लोगों ने देखा होगा, बच्चों के पैर टेढ़े हो जाते हैं, हाइट कम हो जाती है, चलने में देर, जैसे 1 साल के शुरू से होते हैं या अचानक किसी उम्र में आके उनके साथ? नहीं, जनरली इनिशियल स्टेज में होते हैं, पैदा होने के फौरन बाद। तो ये क्या इलाज हो सकता है? इसका इलाज है एग्जैक्टली इसमें विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होती है। जो माएँ अपने हमल के दौरान दवाइयाँ नहीं लेती या कुछ इस तरह की कमी हो जाती है, तो बच्चों में आ जाती है, दूध नहीं पीती, दही वैसी चीजें, मतलब माँ की खुराक का इतना असर पड़ता है। अच्छा, बच्चा हो गया, ठीक है, उसके अंदर आपने इनिशियली कुछ साइंस देखी कि हाँ ये मुमकिन तौर पर देयर इज समथिंग रॉन्ग या कुछ हो सकता है। इनिशियल स्टेज पे क्या किया जाता है? मैं थोड़ा सा बता दूं ताकि आप इससे पहले कि माएँ किस तरह उसको कहेंगी हाँ मेरे बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ठीक है। इसके फोरहेड जो है ना, वो ज़रा बाहर निकल रहे होते हैं। अलामात हैं, अलामात हैं। जी। फोरहेड बाहर निकल रहे, रिस्ट जॉइंट जो है ये थोड़ा ब्रॉड हो जाते हैं, और आम बच्चों के मुकाबले में 6 महीने का बच्चा है तो ये जो जॉइंट इतना होता है, वो ज़रा ब्रॉड हो जाता है। अच्छा, ठीक है ना। पैर टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं, बच्चा देर से चलता है। ये वो अलामात हैं जिसकी वजह से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अच्छा। अगर वो इनिशियल स्टेज पे ले आएँ तो हम उसके विटामिन डी के ड्रॉप्स, कैल्शियम वगैरह देते हैं, और सही इलाज बच्चों के लिए बड़े अच्छे जी बहुत आ गए हैं मार्केट में। और अगर वो सही से इलाज करें, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अबाउट ईयर 2 साल 2 साल का, 1 दिन का इलाज नहीं है ये। अगर वो सही इलाज करें तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। जो ख़वातीन में जो ऑस्टियोपोरोसिस जो हमने जो आपने कहा एक एजिंग प्रोसेस और आगे जाके जब आ जाता है, तो उसकी मेन वजह क्या होती है? एक तो चलें ये भी समझ में आती है कि औरत की बॉडी बहुत सारे प्रोसेस से गुजरती है। अब ज़रा जब डिलीवरी का प्रोसेस है उस हवाले से ही बात कर लें, तो उसकी हड्डियाँ, औरत जिसका एक बच्चा और एक औरत जिसके 4-5 बच्चे हों, तो उसकी बोन डेंसिटी में और उसकी बोन डेंसिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो किस तरीके यही वजूहत हैं। और फिर हमारी जाए माएँ, हमें बच्चों को दूध पिलाना ज़रूरी होता है, और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती। दिस इज़ द मेन रीज़न। फिर ज़ाहिर है कि आप जो एनर्जी लेंगे तो वही बच्चे में जाएगी, जो जाएगी। अच्छा, बड़ी अजीब सी चीज़ है कि हमारी हड्डियों का अमल जब समझने की कोशिश करें कि ये मुस्तकिल ज़िंदगी भर, जब तक हमारी ज़िंदगी, ये टूटने बनने का अमल जारी रहता है। टूटती भी हड्डियाँ हैं और बनती भी हैं खुद ही। इसको कहते हैं हम जी बोन। लेकिन वो शायद इतना विजिबल नहीं होता। विजिबल नहीं, अब हमें आपको पता नहीं चलता है। तो ये कहते हैं, हमारी किताबों में लिखा है, मेडिकल की बुक्स में, कि फर्स्ट 25 ईयर्स हड्डियाँ बनती ज़्यादा है, उससे ग्रोथ हो रही होती है। 25 to 50 ईयर्स का जो अरसा होता है, उसमें हड्डियाँ बनती भी हैं और टूटती भी हैं। बनने का अमल जैसे कि रिनोवेशन होती है, दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस। ऐसा नहीं होता, नहीं मतलब ब्रेक से मुराद ये कि टूटती नहीं है, वो सेल्स बनते हैं, टूटते हैं, सेल्स नए बनते हैं। जिस तरह रेड ब्लड सेल्स हैं, हमारे ब्लड के सेल्स हैं, वो 120 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, फिर नए बन जाते हैं। इस तरह हड्डियाँ बनती हैं, तो वो हमें आपको अंदाज़ा नहीं है उस बात का। तो ये अमल बराबर होता है। लेकिन 50 के बाद ना बोन डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है और बोन फॉर्मेशन कम होती है। बंदों में किस वजह से? क्योंकि हम देखते हैं कि नॉर्मल भी, अगर अपने घर में भी देखें तो ज़रा सा अगर आप गिर जाएं तो उससे आपका बाजू टूट गया,
واش روم میں جب ہم دیکھتے بزرگ گر جاتے تو ان کی ہپ بون ٹوٹ جاتی ہے اور اتنی فاسٹ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی چلتا. یہ جو آپ نے کہا اولڈ ایج میں جو ٹوٹتے ہیں, آپ نے کہا ٹریویل انجری, معمولی انجری سے ایک تو چلو چوٹ زیادہ لگی اور فریکچر وہ سمجھ آتی ہے بات, لیکن کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور گر گیا, تو یہ دس از ڈیو ٹو آسٹیوپروسس. اور یہ 2-3 جگہیں ہیں ایسی ہماری جسم میں جہاں کے یہ فریکچرز کامن ہوتے ہیں. مطلب کونی بھی ایک ریسٹ کا ہے, ریسٹ کا, کونی کا اور ہپ بون کا. یہ بہت کامن فریکچرز ہیں اور اس کو ہم اس پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں. اس پہ اتنا ہمیں خرچ ہے, ہپ بون کا فریکچر کسی کو جائے وہ اس کے علاج میں اتنا خرچ ہے اور پھر اس کی ریکوری بھی بہت مشکل ہے. اگر اس کو ہم احتیاطی تدابیر پہ چلے جائیں, وہ کیا کریں سر؟ احتیاطی تدابیر یہی ہیں کہ وہی ساری باتیں پرانی کہ جو وزن کم کریں, اپنا واک رکھیں, واک کرتے رہیں, ڈائٹ صحیح رکھیں, اپنی بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں, بلڈ پریشر کنٹرول رکھیں. اگر شوگر ہے تو آپ کو سر, اگر آپ کے گھر میں ایلڈرلی ہیں جن کو آپ نے لائک تھوڑا سا محفوظ مزید بھی بنانا ہے, تو یہ واش روم کی فلورنگ وغیرہ کے حوالے سے بھی کچھ کیا جائے؟ بہت ضروری ہے کہ وہ سلپری نہ, بالکل سلپری نہ ہو, وہ ایسا سلپ نہ کرے, کھردرا ہو. اور پھر ان کے ساتھ اسسٹڈ واکنگ, یعنی کوئی چھڑی لے لیں اٹھیں تو پھر یہ صبح جو ہم سر جو چھڑی کی بات ہے, بہت سے بزرگوں کو کہا جاتا ہے کہ چاہے آپ بے شک فٹ ہوں لیکن گرنے کے خوف سے بچنے کے لیے چھڑی, ہاں آپ بالکل چل سکتے ہیں, یو کین واک آن یور اون, لیکن چھڑی از ویری امپورٹنٹ. بتا رہے ہیں جو ہمارے مریض آتے ہیں بات کرتے ہیں. اور ایک چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو کہ جب ہمارے بزرگ یا ہم آپ بھی جب رات کو اٹھتے ہیں کسی وجہ سے, پیشاب کی وجہ سے, کسی وجہ سے, تو ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. جی. اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو گریویٹی نہیں کام کرتی ہے, یوں اسٹریٹ سو ہوتا ہے, تو برین کو بلڈ اتنا نہیں مل رہا ہوتا ہے. ابھی بیٹھے ہوئے تو تبھی ہم لڑکھڑاتے ہوئے اٹھتے ہیں, تو ایک دم 2-3 قدموں میں ہوش بھی نہیں ہوتا. یہ بالکل ایک عام سی چیز ہے ہر شخص کے لیے کہ جب وہ اٹھے تو تھوڑا سا 1 منٹ یا آدھے منٹ کے لیے لیٹا ہی رہے, پھر آدھے منٹ کے لیے بیٹھ جائے, پھر کھڑا ہو. چلو یہ تو اچھا ہے, میں تو 20 منٹ لیتا ہوں, فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں ہم, تو برین کو میں تو اٹھتا ہوں تو مجھے 20 منٹ تک میں یہ کہتا ہوں میں ہوں ہی نہیں اس دنیا کا. ایک عام تو ہمارے بزرگ حضرات فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں اور زیادہ تر فریکچر اسی وقت ہوتے ہیں. صبح اٹھے, ابا جان ہماری نماز پڑھنے, امی ہماری اٹھی نماز پڑھنے. حادثات بھی بہت سے جیسے گر بھی گئے, واقعی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جی صبح اٹھے تھے اس وقت گر گئے, اور یہاں پر بھی سر وائٹامن ڈی کے. اور میں ایک بات اس کے کہ اور کوشش یہ ہو کہ کوشش یہ کریں کہ ان کے ساتھ کوئی بندہ ہو, کوئی سو رہا ہو, کوئی بزرگ کو ہمیں اکیلا نہ سونے دیں. وہ ہم بزرگ حضرات ہمارے فوراً اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, وہ تکلیف بھی نہیں دیتے کسی کو. بالکل ان کو آواز آتی ہے. یہ چیزیں بہت چھوٹی. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ سر, اور ہماری معلومات میں کافی اضافہ ہوا. تو یہ کہ یہ میں عام سی بات بتا رہا ہوں جو عام مریضوں کے لیے. بہت شکریہ سر آپ کا.